मणिपुर में मई 2023 से हिंसा लगातार जारी है। सितंबर में पहली बार ड्रोन हमले भी देखने को मिला था। अब तक 1 सितंबर से अब तक 7 दिनों के भीतर हिंसा की 4 बड़ी घटनाएं हुई है। वहीं एक बार फिर मणिपुर में हिंसा भड़क उठी है। जिरीबाम जिले में बंदूकधारियों ने एक बुजुर्ग की सोते समय सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। जिरीबाम के ही पहाड़ी इलाके में 2 समुदायों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी तरफ इम्फाल वेस्ट और इम्फाल ईस्ट में भी भीड़ से मणिपुर राइफल्स हेडक्वार्टर पर हमला किया गया। पुलिस ने सीआरपीएफ जवानों के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई की। राज्य में तनाव को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों से मुलाकात की। पीएम ने शिक्षकों से संवाद करते हुए अपने अनुभवों के बारे में बताया और अपने बचपन की यादें भी साझा की। टीचर्स ने भी शिक्षा के क्षेत्र में अपने अपने अनुभव बताए। उन्होंने शिक्षकों को स्थानीय लोक कथाओं और विभिन्न भाषाओं में पढ़ाने की सलाह दी है। पीएम ने कहा कि स्थानीय लोक कथाओं को अपने पाठों में शामिल करें और छात्रों को संस्कृतियों से परिचित कराने के लिए उन्हें विभिन्न भाषाओं में पढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित करें। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा पर इसके प्रभाव पर चर्चा की और अपनी मातृभाषा में सीखने के महत्व के बारे में भी बातचीत की। भारत के टस्कर्स ने न्यूयॉर्क में महान हाथी प्रवासन के दौरान सह अस्तित्व का संदेश दिया। द ग्रेट एलिफेंट माइग्रेशन के तहत 100 आदमकद हाथियों की मूर्तियों की एक यात्रा प्रदर्शनी निकाली गई, जो 5 वर्षों की अवधि में भारतीय कारीगरों द्वारा तैयार किए गए इस शानदार झुंड का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र भर में यात्रा करते हुए सह अस्तित्व का संदेश फैलाना है। उत्तराखंड शहरी विकास और आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार में सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जीर्णोद्वार और क्रिकेट स्टेडियम नवीनीकरण का निरीक्षण किया। बता दें कि सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जीर्णोद्वार के निर्माण में 17 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत लगी है। वहीं क्रिकेट स्टेडियम के नवीनीकरण कार्य में 6 करोड़ रुपए की लागत लगी है। निरीक्षण के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यों की प्रशंसा करते हुए एचआरडीए के अधिकारियों के कार्य को भी सराहा। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि यह क्रिकेट स्टेडियम उत्तराखंड का पहला खेल केंद्र होगा, जहां कई खेलों का लुत्फ एक जगह उठाया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी खेल के ऊपर बहुत ज़्यादा इस समय फोकस किए हुए हैं। ओलंपिक में जाने वाला खिलाड़ी हो या अन्य पैरा के हमारे खिलाड़ीगण हो, जब जहाँ हमारी भारत की टीम जाती है, माननीय प्रधानमंत्री उनका आशीर्वाद है। उनकी भावना है खेलो इंडिया। उसी कंसेप्ट को हमने अपने उत्तराखंड में करने का प्रयास किया है। और मैं कह सकता हूँ कि एचआरडीए जो हमारा आवास विभाग का एक अंग है, उसके द्वारा यहाँ पे मुझे तो कहते हुए खुशी हो रही है कि बहुत ही बढ़िया और एक ही छत के नीचे सारे कोई भी स्पोर्ट्स। अल्मोड़ा में प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के विरोध में राजकीय शिक्षक संघ के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 1 दिन का धरना प्रदर्शन किया गया। विरोध में ब्लॉक के सभी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं 1 दिन की सामूहिक अवकाश पर रहे और जिला मुख्यालय पहुंचकर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन दिया। शिक्षकों के कार्य बहिष्कार से जिले के स्कूलों में कक्षाओं का संचालन नहीं हो पाया। विरोध में शिक्षकों ने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज में 692 प्रधानाचार्य के पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने पर शिक्षकों के दीर्घकालिक सेवा के बाद भी पदोन्नति के अवसर क्षीण हो रहे हैं। ऋषिकेश के रानी पोखरी में बीते दिनों एक सुनार की दुकान में बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित दुकानदार ने
थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे हथियार बरामद किए हैं। थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बड़कोट तिराहे पर 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया है और साथ ही चोरी के गहने खरीदने वाले सुनार को भी मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 1 तमचा, 4 जिंदा कारतूस और 1 किलो चांदी भी बरामद की गई है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है। कई क्षेत्रों में घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में जलभराव और यातायात बाधित होने की स्थिति पैदा हो गई। वहीं ग्रामीण इलाकों में फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। कई जगहों पर मकान ढहने और बिजली आपूर्ति ठप होने की घटनाएं भी बढ़ गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे पहाड़ी इलाकों में रह रहे लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। बदलते मौसम के मिजाज ने इन क्षेत्रों में चुनौतियों को बढ़ा दिया है। हरिद्वार के कनखल को आदि गणेश का ननिहाल माना जाता है। वहीं कनखल के दक्ष प्रजापति मंदिर में धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई गई। मंदिर में भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से स्थापित की गई। बड़ी संख्या में लोग गणपति पंडाल में पूजा पाठ के लिए पहुंचे। साथ ही हरिद्वार में जगह जगह गणेश पंडालों में लोग पूजा अर्चना कर सिद्धि विनायक को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। आदिदेव भगवान गणेश का ये ननिहाल है और ननिहाल के गणेश की स्थापना आज प्राचीन वैदिक परंपरा से मुख्य जो है हमारे वैदिक ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के बाद में गणेश सेवा मंडल जो हमारे कनखल का है सब लोगों के सहयोग से आज दक्ष मंदिर के प्रांगण में हुई है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले 10 दिन हम सब लोग गणेश जी का पूजन करेंगे। उत्तराखंड और भारत के लिए गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, क्योंकि भगवान गणेश जी एक ऐसे देवता हैं जिनका हमारे यहाँ पूजा पद्धति में प्रथम पूजन होता है। और भगवती पार्वती जी के मानसिक पुत्र के रूप में उनकी स्थापना जब हुई है तो उनको पहले ये वरदान भगवान शिव के द्वारा दिया गया, जितने भी देवी देवता हैं संसार में जब भी उनकी पूजा होगी सर्वप्रथम गणेश तुम्हारा पूजन होगा। बीजेपी के रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई के पास से 40 जिंदा कारतूस मिले हैं। ये कारतूस भारत नेपाल की बॉर्डर के पास एसएसबी के चेकिंग के दौरान बरामद किए गए हैं। वहीं जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद से उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के एक के बाद एक विधायक और प्रदेश सरकार पर सवाल कर रही है। दूसरी तरफ प्रमोद नैनवाल का कहना है कि मेरे भाई ने गलती से कारतूस अपने पास रख दिए थे, उसका कोई भी गलत मकसद नहीं था। हल्द्वानी में महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं एक और मामला सामने आया है जिसमें मुखानी थाना क्षेत्र में एक शिक्षिका को ऑटो चालक परेशान करा है और साथ ही उनको चाकू दिखाकर धमका रहा है। किसी तरह महिला वहां से जान बचाकर भागी। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने पुलिस से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आरोपियों में पुलिस का डर खत्म होता जा रहा है। आए दिन छेड़खानी के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी नितिन लोन ने कहा कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होगा। रामपुर रोड में तो लोग बाग जो हैं वो पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये एरिया बहुत शांतिप्रिय थे, इसीलिए सभी लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि शांतिप्रिय एरिया में भी इस तरह की दुर्घटनाएं घट रही हैं। जैसे कि परसों एक हमारे मोहल्ले की महिला किसान की शिक्षिका हैं, वो स्कूल से आ रही थी तो एक ऑटो में उनके साथ छेड़खानी हुई है और वो ऑटो वाला उनको वहाँ उतार के चला गया। तो हम लोगों का यही विरोध है कि भाई इस तरह से शांतिप्रिय एरिया में इस तरह का जो है वो वारदात नहीं होनी चाहिए। और हम पुलिस प्रशासन से भी ये निवेदन करते हैं कि वो इस पर कार्रवाई करें और जो दोषी है उसको पकड़ा जाए। हमारे पास सूचना आई थी, इसमें लगभग 6 बजे के आसपास सूचना आई थी कि एक स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, वहाँ की एक शिक्षिका है, वो उनको ऑटो के
वो ऑटो से जब जा रही थी तो उनके साथ छेड़खानी की इस तरीके की न्यूज आई थी हमारे पास। इस विषय में भी जांच चल रही है, कुछ चीजों को वेरीफाई कर रहे हैं, बहुत जल्द कुछ ना कुछ कंक्लूसिव निकल जाएगा इसमें और कार्रवाई भी होगी। रुद्रपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस 9 सितंबर को जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करेगी। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आपदा राहत कार्य में सरकार लगातार लापरवाही बरत रही है। महिला अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ पर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। और जो यह 9 तारीख में जिलाधिकारी रुद्रपुर में कार्यालय में घेराव करने जा रहे हैं, धरना देने जा रहे हैं, कई विषय हैं। भ्रष्टाचार है, महिलाओं के साथ अत्याचार है, आपदा भी एक प्रमुख विषय है। आपदा को लेकर स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर भी एक विशाल धरना प्रदर्शन जिलाधिकारी के कार्यालय में हम करेंगे। नैनीताल उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सरकार ने शपथ पत्र पेश कर कहा कि प्रदेश में स्थानीय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होगी, जबकि निर्वाचन प्रक्रिया 25 दिसंबर को पूरी होगी। निदेशक शहरी विकास नितिन भदौरिया के इस आकस्मिक के शपथ पत्र के बाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव से संबंधित जनहित याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। पूर्व में सरकार ने 25 अक्टूबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का भी शपथ पत्र जारी किया था, जिसके बाद सरकार ने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की अधिसूचना जारी की, जिससे निकाय चुनाव प्रक्रिया पीछे चल गई। यहां मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बहारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में जसपुर के मोहम्मद अनवर की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। खबर हरिद्वार से है, जहां पर बीते दिनों श्री बालाजी ज्वेलर्स शोरूम में दिन दहाड़ी डकैती हुई, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। डकैती के 7 दिन बाद भी खुलासा न होने पर नाराज व्यापारियों और संतों ने शोरूम के बाहर पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और 24 घंटे में घटना का खुलासा करने की मांग की है। साथ ही व्यापारियों और संतों ने कार्रवाई न करने पर सड़कों पर जाम लगाने की भी चेतावनी दी है, जिसे लेकर उन्होंने सीओ सिटी को ज्ञापन सौंपा है। पिछले 7 दिन से इस बालाजी ज्वेलर्स पर डकैती पड़ी और उसके बाद भी आज तक दोषी नहीं पकड़े गए और किसी प्रकार की इसमें कार्रवाई होता हुआ दिख नहीं रहा है, जिससे वास्तव में पूरा संत समाज भी दुखी है। क्योंकि ये घटना केवल बालाजी ज्वेलर्स का नहीं है, ये घटना पूरा हरिद्वार के लिए एक सबक है कि अगर इस सबक के बाद भी हम जागे नहीं तो इसी प्रकार के नुकसान हमें झेलते रहना पड़ेगा। और उसके इतनी बड़ी घटना होने के बाद दोबारा से फिर घटना 1:30 बजे डकैती पड़ती है और सीसी कैमरे में क्लियर है, सबके चेहरे क्लियर। उसके बाद भी शासन प्रशासन अभी तक हाथ में हाथ धर के बैठी है, उसको हाथ कुछ नहीं लगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और आज व्यापारियों के साथ संत समाज को भी यहाँ रोड में उतरने का कारण ही यही है, हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग गए हैं। उत्तराखंड में जहाँ से देवभूमि कहा जाता है, जहाँ देवताओं की भूमि है, माँ गंगा का धाम है, एक से एक यहाँ तपस्वी संत रहते हैं और वहाँ आज हम लोग अपने आप को असुरक्षित समझने लगे हैं। जो व्यापारियों में आक्रोश है, उन्होंने आज यहाँ धरना देके अपना आक्रोश व्यक्त किया है, जिसमें पुलिस के द्वारा आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि इसमें भरसक प्रयास किया जा रहा है इस मुद्दे के खुलासे में। और हम ये आश्वासन देते हैं कि इसकी नौबत नहीं आएगी कि इनको दिल्ली करना पड़े, इसका जल्द से जल्द खुलासा। खबर कोटद्वार से है, जहां होम क्रेडिट फाइनेंस से लिए गए लोन को क्लोज करने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। जहां कोटद्वार निवासी सुमित कुमार ने कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने लोन क्लोज करने के नाम पर 4 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है।
जिसे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने आम जनमानस के साथ हो रही धोखाधड़ी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए, जिसके बाद मामले की कार्रवाई करते हुए बिहार से एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। के द्वारा हमारे पास शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि इनके साथ साइबर धोखाधड़ी करते हुए एक गैंग ने उनको होम लोन के नाम पर कुल 4 लाख की धोखाधड़ी की गई है, जिसका संज्ञान लेते हुए जनपद पौड़ी पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत हमने इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि ये गैंग नालंदा बिहार से ऑपरेट कर रही है और ये लोग नागरिकों को फोन करके होम लोन के नाम पर बहलाते हैं और होम लोन के नाम पर फिर ये धोखाधड़ी करते हैं। इस गैंग के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए हमने लगातार बिहार में दबिशें दी और दबिशें देने के उपरांत हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित पायलट बाबा आश्रम में ब्रह्मलीन महायोगी पायलट बाबा के निधन के 16वें दिन बाबा षोडशी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आश्रम के अध्यक्ष योग माता केवल्यानंद गिरी की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से आए भक्तों और 13 अखाड़ों के संत महापुरुषों ने पायलट बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज ने कहा कि पायलट बाबा विद्वान थे। संन्यास दीक्षा लेने वाले पहले वायुसेना में विंग कमांडर के पद पर रहते हुए उन्होंने देश सेवा में योगदान दिया। पंडाल खाली करते हैं, यहाँ से उसके पश्चात ही यहाँ पे कोई चीजें एक दिन में होता नहीं है। आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा महत्वपूर्ण था भी तभी जूना अखाड़ा 2007 में उसके लिए संविधान को बदलते हुए कोई निर्णय लिया तो पायलट बाबा की इच्छा से नहीं, तब 2007 में ही आपके तीनों के लिए सोमनाथ गिरी उर्फ पायलट बाबा ने कहा कि जूना अखाड़े में नियम है कि सन्यासियों को महामंडलेश्वर या उच्च पदों पर आसीन नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है। परम पूजनीय गुरुदेव पायलट महाराज जी ने समाधि ली, महासमाधि में चले गए हैं। उनका जीवन वैसे भी समाधिस्थ रहा है। जल समाधि, थल समाधि, एयर ग्लास डाइट में समाधि। मैं कम से कम 40-42 साल से उनके साथ हर जगह पर जाते रहा हूँ। पौड़ी गढ़वाल मंडल डीव इंटर कॉलेज में अशासकीय माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन संगठन की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रबंधकों ने कहा कि सरकार लगातार प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं, कर्मचारियों और प्रबंधन समितियों के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने सरकार से सालों से पीटीए प्रबंधकीय व्यवस्था पर कार्यरत शिक्षकों को वेतन वितरण में लेने और तदर्थ रूप से कार्यरत शिक्षकों का नियमितीकरण करने की मांग उठाई है। इस दौरान उन्होंने अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं, कर्मचारी और प्रबंधन समितियों के साथ सरकार की ओर से उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री को जो हमारे डॉक्टर धन सिंह राव जी हैं, नंबर 1, क्योंकि ये हमारे अशासकीय विद्यालयों के घोर विरोधी हैं और ये तब से जब से आए हैं तब से आयोग का गठन करने की उसमें हैं, जबकि ब्रह्म समाज शिक्षा समिति बनाम पश्चिम बंगाल सरकार में 2004 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार प्रबंधन समितियों से उनकी नियुक्ति का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। अशासकीय विद्यालयों के साथ जो शासन प्रशासन विभाग द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, जिस प्रकार से अशासकीय विद्यालयों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसके विरोध में आज हम यहाँ पे आए थे कि यदि हमारी मांगों पे सक्षम अधिकारी, विभाग, शासन प्रशासन समय से त्वरित कार्रवाई नहीं करता और बेवजह की समस्या को उत्पन्न करता है विद्यालयों में और विद्यालय संचालन में गतिविरोध पैदा करता है, तो हम इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। उनके द्वारा जो पौड़ी में अशासकीय विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उनसे मुझे अवगत कराया गया और मैंने भी उन समस्याओं को देखा है। मेरे साथ
माध्यमिक भी यहाँ पे थे, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भी थे। हमने इन समस्याओं को देखा है, इन पर हम विचार करेंगे और एक एक करके जो है इन समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुद्दा ये है कि 6 माह के भीतर प्रबंध समिति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। ये इसी शर्त पर प्रबंध संचालक नियुक्त किया जाता है, उससे अधिक अवधि लगनी नहीं चाहिए नियमानुसार। दूसरी बात, जो विद्यालयों की गाइडलाइन होती है शासकीय विद्यालयों की, जिसको हम प्रशासन योजना है, प्रशासन योजना के अनुरूप ही समस्त कार्य किए जाने चाहिए। एक प्रकार से अशासकीय विद्यालयों के संचालन के लिए वो मैनुअल के रूप में, तो ये इंश्योर करेंगे कि उसी प्रकार। चंपावत जनपद की बनबसा भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा में तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने के हाथ बड़ी सफलता लगी है। रूटीन चेकिंग के दौरान 40 जिंदा 7.65 mm के कारतूसों के साथ 2 भारतीय मूल के अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। बनबसा भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बल की 57 वाहिनी के जवानों ने सीमा से आवागमन करने वाले यात्रियों की गहन चेकिंग की। इस दौरान संदिग्ध अवस्था में यात्रा कर रहे 2 व्यक्तियों को चेकिंग के लिए रोका गया और चेकिंग की गई। इस दौरान उनके सामान से 7.65 mm के 40 जिंदा कारतूस बरामद हुए। सूचना मिली थी कि एसएसबी चेक पोस्ट में एक्सरे मशीन में कुछ जिंदा कारतूस पकड़े गए। उसके बाद एसएसबी ने इसमें फर्क बना के हमारे पास सुपुर्दगी की थी जिंदा कारतूस में अभियुक्त। उसमें पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया हुआ है। भारत नेपाल सीमा पर बनबसा के पास भाजपा के विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई को एसएसबी ने गिरफ्तार करने के मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। हरीश रावत ने कहा कि मामले को सरकार ने दबाने का प्रयास किया है, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बड़ा है। नेपाल की गवर्नमेंट ने क्या हो सकता है, जो निकट के जिले हैं उन्होंने कभी हमारे लगे हुए जिलों की प्रशासन से ये कहा था कि कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो चिंता का विषय है। नेपाल से हमारे संबंधों की संवेदनशीलता को देखते हुए और इस क्षेत्र के अंदर माओवाद के पुराने इतिहास को देखते हुए ये घटना अत्यधिक चिंताजनक है। और ये और चिंताजनक हो जाती है जब हम देखते हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान देहरादून से दिल्ली तक इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसको हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए वन टीवी के साथ। नमस्कार।